Hello dear aspirants, I hope you all are doing great. So in this video I will directly come to the point. तो ये वीडियो सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल का ऊपर है क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट्स हमको रिक्वेस्ट कर रहा था कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का ऊपर एक वीडियो बना दीजिए आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। बहुत लोग का अभी तक डाउट है कि कैसे इसको अप्रोच करना है इन दिस पास्ट 2-3 मंथ्स फॉर मेंस प्रिपरेशन। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो लंबा जा सकता है बट ये सब आपके लिए ही है क्योंकि इवन आई एम बिजी और आई डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और मेरा भी हक बनता है कि आपको गाइड करूँ टू सम एक्सटेंट। मेरा जो नॉलेज है, मेरा स्ट्रेटेजी आपको शेयर करूँ। तो काइंडली आप इसको देख लीजिए और आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगता है बोलने से काइंडली आप गो थ्रू करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर एंटायर सिलेबस इन दिस ओनली वन वीडियो। तो आई विल ट्राई टू यू नो गिव माय बेस्ट इन दिस वीडियो कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन और एक ये इससे भी है कि ऑप्शनल जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कि किसको चूज़ करूँ। सी सब डिफरेंट सब्जेक्ट है। लॉजी मीन्स डजंट मीन कि आप सब सिमिलर होता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना अप्रोच है। तो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो पर्सनली फॉर मी आई विल बी एबल टू गाइड यू प्रॉपर्ली इन सोशियोलॉजी। अदर सब्जेक्ट आई डोंट हैव मच आइडिया। तो काइंडली आप उसको देख लीजिए। अगर ये वीडियो के थ्रू अगर आपको सोशियोलॉजी अच्छा लगा है तो यू कैन टेक इट, नो इश्यू। अगर आप स्टार्ट नहीं किया है तो, अगर आप स्टार्ट कर चुका है कोई भी ऑप्शन है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसका एक बेसिक बुक लेके उसको स्टिक करिए, उसमें ही स्टिक रहिए और हमेशा रीड करते रहिए टॉपिक्स के साथ। बट ये वीडियो देख के अगर आप ऑप्शनल में जंप करना चाहते हैं सोशियोलॉजी में तो वो मत कीजिए। बट अगर आपका पहले से ऑप्शनल है सोशियोलॉजी और आपको डाउट्स है तो उसमें आप जो ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात, सोशियोलॉजी का बुक लिस्ट क्या-क्या है? सी बुक लिस्ट बहुत सारा है। सोशियोलॉजी का प्रोस एंड कॉन्स भी यही है। प्रोस ये है कि बुक लिस्ट इतना सारा हो गया सोशियोलॉजी का, तो किसको पढ़ेगा ऐसा हो जाता है और पढ़ने के लिए बहुत ईज़िली अवेलेबल भी है ऐसे। तो कॉन्स यही है कि किसको पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा, ऐसा हो जाता है। सी आपको सिलेबस में टॉपिक्स पूरा ईज़िली दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस सामने रखने से, सिलेबस में पूरा टॉपिक्स दिया हुआ है ईज़िली। उसको हम धीरे-धीरे बताएगा आपको अप्रोच कैसा रहना है इसका ना। बट तो क्या है कि आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने का ज़रूरी ही नहीं है। अगर आप अभी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है बट यू आर वेरी डिटरमाइंड विथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो आई विल सजेस्ट कि नितिन सांगवान का एक छोटा सा इतना बुक आता है, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी बोल के। इन दिस टाइम, अभी का जो समय है, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि सोशियोलॉजी का ऑनलाइन में आपको बहुत सारा नोट्स भी मिल जाएगा बट उसको सर्च करने समझने में डिफिकल्ट रहता है। तो ये नितिन सांगवान का जो एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी है, हर एक टॉपिक्स का उसको अच्छा से मेंशन मेंशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यस, उसमें जो मेंशनिंग जो टॉपिक्स है, हल्का-हल्का छोटा-छोटा सा है, बट क्या है कि एटलीस्ट आपको कुछ तो नॉलेज होगा उसको लेके। तो उसको आप एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी कर लीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा। और सोशियोलॉजी बहुत किसी को पता भी नहीं है कि कैसे पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सोसाइटी के बारे में है। ये सोसाइटी के बारे में है, बट सोसाइटी में जो ह्यूमन है उसका बिहेवियर जो सोसाइटी को लेके कैसा है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एंथ्रोपोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, एवोल्यूशन। एंड आपका साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन माइंड वो कैसा सोचता है, बिहेवियर वो है। लॉजी डजंट मीन कि आपका सब सिमिलरिटीज होता है। लॉजी ओनली मीन्स की स्टडी, द साइंस ऑफ स्टडी। तो सोशियोलॉजी का भी सिमिलर है। सोशियोलॉजी मीन्स बेसिकली यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एंटायर सोसाइटी, कि वो सोसाइटी से रिलेटेड कैसा कर रहा है, उसका सोच विचार। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कहीं किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, तो अगर आप कॉमन पर्सन है, लेमन पर्सन है, तो आप क्या सोचेगा, तो झगड़ा मतलब फैमिली मैटर्स के कारण झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई ये तो ड्रंक करता था तो उसके कारण झगड़ा हो रहा है। बट नहीं, अगर फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर आप सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट है तो अगर आप सोचेगा तो उसमें आप क्या सोचे, कैसा सोचना है कि वो जो इश्यू हो रहा है, क्या पता कुछ भी रीज़न से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी आ सकता है, जिसका कारण वो कोप अप नहीं कर सक रहा है। किसी का कुछ कोई मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण वो कोप अप नहीं कर सकता, उसके कारण तो तुम्हें भी हुआ भी होगा, कुछ भी होगा। तो ऐसा सोचना है। और कभी आप जो हमेशा ये एंड रिज़ल्ट में नहीं आना है कि वो शायद ड्रंक करके झगड़ा किया होगा और वो शायद मेडिकल इश्यू से झगड़ा किया होगा, वो किसी का प्रॉब्लम्स को लेके झगड़ा किया, ऐसे कभी नहीं सोचना है। आप सिर्फ़ सोचना ऐसे है कि वो क्या रीज़न से हो सकता है, कि किस लिए हो सकता है, कि क्यों हो रहा है।
तो ऐसे होने से क्या होता है कि सोशियोलॉजिकल बिहेवियर आपको एक डायनामिज्म सोचने में मदद करता है। तो हमेशा आपका सोशियोलॉजी को अप्रोच जो ऐसे ही रहना है, टू द पॉइंट, डायरेक्टली एंड रिजल्ट में नहीं आना है। आप समझिए झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो उसको आप समझ लीजिए, ताकि क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर डायनामिज्म देगा सोशियोलॉजिकल मतलब वे में सोचने के लिए। तो ऐसा सोच के अगर आप पढ़ने से आपको बहुत ही ईज़ी हो जाएगा सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी इटसेल्फ बहुत हाईली स्कोरिंग है, और अगर आप अच्छे से पढ़ने से, एज़ आई मेंशन, 2 पेपर होता है, 250 ईच मार्क्स का, तो आपको 500 मार्क्स का आता है, तो माई मार्क वाज़ अबव 300 प्लस। तो सोशियोलॉजी बहुत हेल्प किया हमको हाई स्कोरिंग करने के लिए, पूरा एंटायर मेरा जो जीएस सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने के लिए भी बहुत हेल्प किया है, तो आपको भी हेल्प कर सकता है। तो थर्ड, तो सोशियोलॉजी अगर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ है कि क्यों सिलेक्शन करना है, और बहुत लोग अगर सिलेक्शन कर भी लिया तो आपको कैसा सोच विचार रखना है, और मेरा क्या अप्रोच था सोशियोलॉजी लेने का। ऐसे है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी डायनामिक। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी अगर आप ले लो, तो आपको ऐसे में तो काम आता है, क्योंकि यू स्टडी अबाउट एवरीथिंग, सोसाइटी से लेके पॉवर्टी, एजुकेशन से लेके सब कुछ आप पढ़ता है। तो क्या होता है कि कहीं न कहीं आप इनफैक्ट आप फिलोसॉफिकल जो कहानी वगैरह होता है उसको भी आप पढ़ ही लेता है इसमें सोशियोलॉजी में। तो ऐसे में बहुत काम आता है। सेकंड, एंटायर जीएस फ्रॉम जीएस 1 में क्या होता है कि उसमें सोसाइटी सेक्शन तो है ही है आपको, तो उसमें काम आता है। जीएस 2 में आपका फिर से आपका वो है पॉवर्टी, एजुकेशन, एनजीओज़, एसएचजीज़ वगैरह है, उसमें भी काम आता है सोशियोलॉजी। जीएसटी में फार्मर्स हो गया आपका, एंड देन एजुकेशन हो गया, एंड देन कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, उसमें भी इजीली काम आता है। बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट में आता है। अगर आप टॉपिक्स देख लेगा तो इजीली मेंशन है सोशियोलॉजी में ये सब टॉपिक्स। और जीएस 4 में तो और भी काम आता है, क्योंकि एथिकल वे सोचने के लिए आपको मजबूर कर देता है। क्योंकि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम आगे आपको हम जैसे बताएँ, उसमें आप थोड़ा-सा एंड रिजल्ट में नहीं देखना है, अब तो सोसाइटी को एक मतलब एक प्रॉपर्ली थरोली आप स्टडी कर लेना है, उसके बाद ही आप जो कुछ एंड ऑब्जेक्टिविटी लाना है। तो इसमें भी हेल्प करता है आपको जीएस पेपर 4 में। और एज़ आई मेंशन, ऑप्शनल में तो काम आता ही है, अपना ही पेपर है। एंड इंटरव्यू में भी काम आता है आपको, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि इतना सारा इश्यूज़ रहता है, करंट अफेयर्स हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, और आपको बहुत सारा पॉवर्टी, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स है। तो इनडायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो ही जाता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी है कि हर सब्जेक्ट को, हर एक जीएस को भी टच करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट ऑप्शनल। तो एक्चुअली माय ग्रेजुएशन वाज़ इन सिविल इंजीनियरिंग, तो हम ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेने का भी यही रीज़न था कि सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सिलेबस देखो तो बहुत वास्ट हो जाता है। तो आई टूक सोशियोलॉजी, एंड बेस्ड ऑन दिस फैक्टर आई टूक सोशियोलॉजी, ओके। तो ये है। एंड देन मेंशन कि नितिन संगवान का आप पढ़ लीजिए आराम से। और इसमें ऐसे है कि अगर आपका साथ थोड़ा सा भी टाइम, अगर आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे नितिन संगवान पढ़ के भी आपको बहुत कमियाँ लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में एक पेज, सॉरी, ये चैनल है स्लीपी क्लासेस बोल के, विच आई फॉलो। तो वो हम फॉलो किया था लाइक ड्यूरिंग माई इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। हम उसको 1 महीना का अंदर में यो जितना सारा उसका सीरीज़ था, सोशियोलॉजी सीरीज़ था, पेपर 1 पेपर 2 का हम पूरा कंप्लीट कर चुका था। क्योंकि अभी हम उसको जस्ट समझने के लिए कि सोशियोलॉजी क्या है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। टाइम ले सकता है आपका, बट आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत समय ले रहा है तो यू कैन गो विथ नितिन संगवान का एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है उस लोग का भी। तो हम कभी भी रनिंग करता था, वॉकिंग करता था, लंच डिनर वगैरह करता था, तो हम ईयरपीस वगैरह लगा के कभी भी सुन लेता था, भले ही हम नहीं देख रहे स्क्रीन को, ताकि एटलीस्ट हमको समझ में आए क्या है। तो ये वीडियो को भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप कहीं में भी, ज़रूरी नहीं आप बैठ के ही देखना है बोल के। आप मान के चलिए कभी आप ये वॉकिंग कर रहे हैं तो आप सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं वीडियो को, ज़रूरी नहीं देखना है, एटलीस्ट आपको नॉलेज तो लेना है ना इसमें। तो ऐसा करके हम, वो वीडियो से बहुत हेल्प मिला हमको भी, तो कैसे अप्रोच रखना है। तो मेरा जैसे एज़ आई मेंशन अबव कि अर्लियर कि अप्रोच तो वही रहना है कि आप कभी भी एंड रिजल्ट में नहीं आना है। हमेशा आपको समझना है कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बाद आप जो एक प्रॉपर कंक्लूजन देना है। ये है सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर इसको आप जान गया तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे वो करने के लिए, सोशियोलॉजी को समझने के लिए। और समय नहीं है आपका साथ, तो आई विल सजेस्ट कि आप जितना नितिन सांगवान का बुक्स को पढ़ के आप छोटा-छोटा नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद कुछ भी इश्यू होता है, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, कुछ भी आप नोट्स बना लेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको करंट अफेयर्स आप तो पढ़ेगा ही है, तो करंट अफेयर्स को आप जो धीरे-धीरे उसका कुछ पॉइंट होता है, उसको एडिशन करते रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत का सारा इश्यू भी है कि सर ऑप्शनल और जीएस को कैसे करके साथ-साथ कवर करेगा बोल के, बहुत सारा ऑप्शनल है, मतलब क्वेश्चन्स है, क्वेरीज़ है। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपसे ये रहेगा कि
जैसे दिन में हमारा एक दिन में 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स होता है, तो आई एम सजेस्टिंग कि आप 7 घंटा सो। मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आपको ज़्यादा सोने का मन करता है इट्स अप टू यू, कम भी सोने का मन करता है इट्स अप टू यू। 7 आवर्स स्लीप आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्स। तो 7 आवर अगर आप 24 आवर्स से 7 माइनस कर देने से आपका साथ बचता है 17 आवर्स। तो 2 घंटा 2 आवर्स आई एम सब्ट्रैक्टिंग, क्यों बोलने से 2 घंटा में आप रेस्ट या फ्रेश अप वगैरह कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक उसका मैं एक्सपेक्टिंग, एंड तो 17 से 2 माइनस करने से आपका 15 रह जाता है। तो ऑप्शनल को आप दीजिए एक दिन में 5 आवर्स, तो 5 आवर्स ऑप्शनल को दे दीजिए। तो क्या होता है कि 15 से 5 माइनस करने से आपका 10 बच जाता है। तो एक दिन में आई विल सजेस्ट कि एक ऑप्शनल 2 जीएस आप पढ़ लीजिए, तो हर एक जीएस को 4 आवर्स दीजिए, तो आपका रह जाएगा 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। तो 2 घंटा आप जो करंट अफेयर्स को दीजिए। करंट अफेयर्स, बाय करंट अफेयर्स आई मीन कि आपका जो अभी तो दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा मेरा फ़िलहाल से। अगर आप टू सम एक्सटेंट अगर आप पढ़ना भी चाहता है बोलने से जनवरी तक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि फरवरी, मार्च का जितना भी हो, क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, बट थोड़ा बल्कि हो जाता है। बट अगर आप मैनेज कर पाने से तो पढ़ने से तो अच्छा बात है, क्योंकि जितना लेटेस्ट अगर चीज़ आप ऐड कर पाएगा, तो जो पेपर चेक कर एग्जामिनर आपका ही आंसर जो अच्छा लगेगा, जितना करंट अफेयर्स के हिसाब से आप पेपर आंसर देगा तो। बट आई एम सजेस्टिंग कि आप लास्ट 6 मंथ्स ऐसे का आप क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स होता है, बी एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी हो, विजन हो, इनसाइट्स हो, फोरम आईएएस, किसी का भी आप ले लीजिए, उसका आप करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं होता, 200 समथिंग पेजेस का ही होता है। तो उसका पढ़ के हमेशा कुछ भी आपका टॉपिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, पॉवर्टी से रिलेटेड होगा, तो उसमें आप कुछ कुछ नया नया इन्वॉल्वमेंट या फिर नया नया इश्यूज देखने को मिला है तो आप ऐड करते रहिए। तो क्या होगा, आपका आंसर को और झलक देगा वो जो ऑप्शनल, सॉरी, आंसर में। और इसका भी सिमिलर है, हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, मेरा जो बाकी जीएस और कुछ क्वेरीज वाला वीडियो में भी बता चुका है कि हमेशा आपका ये वीडियो का, सॉरी, हमेशा ये आपका ऑप्शनल का पेपर का टेम्पलेट जो कैसा रहना है, स्ट्रेटेजी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल एमएल दरकम का रिलीजन का बारे में पूछा है बोलने से, तो आप रिलीजन का ऊपर एमएल दरकम क्या सोचता है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको कुछ बॉडी में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि रिलीजन, एमएल दरकम का सोच जो कैसा था रिलीजन को लेकर, तब उसमें लिख दिए कि उसका जो मतलब माइंड सेट जो कैसा था, एंड देन कंक्लूजन में लिख दीजिए कि थोड़ा इसका सोच जो बहुत ही पॉजिटिविज्म पर्सपेक्टिव से था, तो अगर ऐसे देखने से तो बट ह्यूमन का बिहेवियर को भी देखना है, ऐसे ऐसे करके आप कुछ लिख दीजिए। तो ये सब चीज़ आप कंफ्यूज मत होता, आपको थोड़ा थोड़ा देर बाद हम टॉपिक्स को अच्छे से बताएगा, बट ये हम अप्रोच को कैसे रखना है वो धीरे धीरे आपको हम बता रहा है। और एक बात है, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेरा दोस्त लोग था, बहुत गलती भी किया है, और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत लोग दे कुडन्ट इवन कंप्लीट द पेपर ऑल्सो। क्यों बोलने से बहुत को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एज़ यू नो, पेपर 1 और पेपर 2 तो है हमारा ऑप्शनल में। तो पेपर 1 में आपका 2 सेक्शन रहता है, पेपर 2 में भी 2 सेक्शन रहता है हर एक ऑप्शनल का। तो पेपर 1 का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा अभी, तो उसमें 2 सेक्शन है। तो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपका 4 क्वेश्चन आता है ना, सेक्शन बी में भी आपका 4 क्वेश्चन होगा एग्जांपल से। तो क्या होगा कि हमेशा आप जो उसका ऊपर का लाइन को आप पढ़ लीजिए, उसमें मेंशन होता है कि 1 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, आपको करना है, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंपल्सरी है करना है। समझ गया आपको? ये सब चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत को आइडिया नहीं होता है ऑप्शनल को लेके। बाकी जीएस में नो इश्यू, क्योंकि आपको उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चंस होगा, आपको करना सिर्फ है उसको, ऐसा है। बट ऑप्शनल में थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी देता है, और बहुत लोग क्या हो जाता है कि मिसगाइडेड होके और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल के पूरा को आंसर को करने की कोशिश करता है। तो पूरा को करने के चक्कर में क्या है कि ना वो आंसर को कंप्लीट कर पाता है, ना वो प्रॉपर्ली आंसर लिख पाता है, और ऐसे का डिस्पैरेज, तो बेकार में, मीनिंगलेस में आपका एफर्ट जो खत्म हो जाता है उसमें। तो इसलिए सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है एक पेपर में। सेक्शन ए का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, एंड देन उसके बाद सेक्शन ए में, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कंपलसरी हो जाता है बोलते हैं, हर एक सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन बच जाते हैं, 3 क्वेश्चन। तो अभी इसमें मेन प्रॉब्लम आता है। तो अभी क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन कैसे भी करना है, टोटली आपको 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें से आपका क्या हो गया, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लिया, तो बच जाता है आपको 3 क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन को आप कैसे करेगा, तो 3 क्वेश्चन क्या होता है कि हर एक सेक्शन से
आप फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए से आप 2 कर लीजिए और सेक्शन ए से 1 कर लीजिए, ये मैंडेटरी है, समझ गए आप ना? इसको अच्छे से आप सुन लीजिए। सेक्शन ए से अगर आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेक्शन बी से भी आप 1 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन ए में फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन है, 1 तो कंपल्सरी है, 3 क्वेश्चन बच गया, आप सब जानते हैं। सेक्शन बी में आप पूरा को नहीं जानता है, बट कंपल्सरी था सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लिया। तो ऐसा मत कीजिए कि सेक्शन ए का तीनों क्वेश्चन को आप कर दिया, सेक्शन बी से सिर्फ 1 क्वेश्चन के, ऐसे मत कीजिए। आपको उधर क्लियरली मेंशन है कि एनी टू फ्रॉम एनी दिस सेक्शन, समझ गया ना आपका ना, और एनी वन फ्रॉम एनी सेक्शन, ऐसा है आपका। अब क्या पता, अब अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन आपको अच्छे से मालूम है तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन कर लीजिए एंड सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन कर लीजिए, तो टोटल आपका हो जाएगा टोटल 5 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग सकता है, बट आप अच्छे से वीडियो को रिपीट करते रहिए ना, तो आपको समझ जाएगा। तो ये है इसका मुद्दा, क्योंकि आपको 250 मार्क्स होता है इसमें भी, तो आप ना जान के आप जल्दी उल्टा-पुल्टा कर देगा तो किसका लॉस है? आप इतना मेहनत करके आए इतना दूर तक, तो आपका ही लॉस है। तो प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए ना इसका। और आपका ये जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में रिवीजन इज़ मस्ट, मतलब एंटायर ऑप्शनल में रिवीजन इज़ मस्ट। सब में रिवीजन आपको ज़रूरी है, सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं। बट सोशियोलॉजी में आपको थोड़ा मेमोराइज़ेशन पावर ज़्यादा होना है सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोशियोलॉजी मेमोराइजेशन का ही खेल है। पेपर इज़ वेरी इजी, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा सोसाइटी को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको हम धीरे धीरे ये बताता है कि सोशियोलॉजी का ये टॉपिक्स को आप जो कैसा पढ़ना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी का जितना पेपर 1 का आप देख रहे हैं कि बहुत सारा टॉपिक्स है। इन सबको आप क्या है कि जैसे साइंस, साइंटिफिक मेथड, क्रिटिक्स एंड फेस वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पॉजिटिविस्ट, ये सब है। उन सब का आप नोट्स बना लीजिए पहले। जितना टॉपिक्स है सबका आप नोट्स बना लीजिए, जब आपको नितिन सांगवान का बुक में मिल जाएगा सबका टॉपिक्स इजीली आप अपना हिसाब से बना लीजिए। कुछ प्लस माइनस करना चाहता है उनसे, करंट अफेयर से आप कर लीजिए। और सोशियोलॉजी अगर आप शुरू कर रहा है उनसे, एक चीज़ आपको हमेशा याद रहना है कि सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, बिहेवियर ऑफ पीपल ना, वो है। सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर एक डेफिनेशन देख लीजिए ताकि आप उसको बार बार यूज़ करने के लिए एक बार सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का सॉरी ये डेफिनेशन को याद कर लीजिए और हमेशा उसको ही यूज़ करते रहिए। बार बार आपको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन को चेंज करना ज़रूरी नहीं है। और सोशियोलॉजी में आपके लिए बता दूं कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट का ऊपर। सबसे पहले बात, जो पॉजिटिविस्ट होता है उनका सोच ऐसे रहता है कि जो वो सब कुछ दुनिया के बारे में पढ़ रहा है, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहा है, वो बुकीज ऑब्जेक्टिविटी वही से पढ़ लेगा तो हो जाता है, ऐसे सोचता है। पर नॉन पॉजिटिविस्ट लोग का सोच ऐसा रहता है कि नहीं, आप किसी को बुक्स वगैरह का हिसाब से पढ़ेगा तो क्या फ़ायदा है, उसका भी तो कुछ सोच रहता है, उसका भी तो कुछ पर्सनल कंसाइंस रहता है, तो उसको भी सोचना है। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट। एंड देन फ्यूचर में थोड़ा देर बाद आपको, अगर आप थिंकर्स का पास्ट देखा जाएगा तो आपको इन्वॉल्वमेंट बहुत सारा अलग-अलग ये डिसिप्लिन्स का भी आते रहता है। बट अभी के लिए पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट को अच्छे से जान लीजिए ताकि वो आपको थोड़ा और हेल्प लगेगा। जैसे पॉजिटिविस्ट में हो गया अगस्त तोमते, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। एंड देन नॉन पॉजिटिविस्ट में हो गया सबसे फेमस आपका जैसे मैक्स वेबर हो गया, जो कि ह्यूमन का जो बिहेवियर कंसाइंस का ऊपर थोड़ा सोचता है, वो जो नॉन पॉजिटिविस्ट में ज़्यादा वो फोकस करता है। तो ये सब चीज़ है। एंड देन कुछ-कुछ है जैसे कि इम्पोर्टेंस, जैसे कि सोशियोलॉजी को आप अलग डिसिप्लिन के साथ कंपेयर कर लीजिए। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब चीज़ को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए ना, ताकि उसका आप सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस क्या था विद एग्ज़ाम्पल वो कर लीजिए। और थिंकर्स पार्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकर्स पार्ट आप देखा जाएगा तो कार्ल मार्क्स दिया हुआ है यहाँ में। कार्ल मार्क्स का वहाँ में हाइपेन एंड देन बहुत सारा टॉपिक्स है जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। वैसे ही सिमिलर इमाइल दरकम का डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल फैक्ट, सुसाइड्स, रिलीजन, मैक्स वेबर, तलकत पर्सन, स्मिथ, रॉबर्ट के मार्टन, आर के मार्टन, ये सब चीज़ का आप इतना सिंपल से यहाँ में आपको अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तब एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए। जो ये सॉरी, जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक के ऊपर ही आप बने रहो। डिवीजन ऑफ लेबर बाय इमाइल दरकम, लिख दीजिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, बुक्स में इजीली मेंशन है, आप प्रॉपरली लिखिए डिवीजन ऑफ लेबर ये, बस। और आपको कुछ नहीं करना। एंड देन
डिवीजन ऑफ लेबर के बाद उधर में कुछ टॉपिक्स आएगा बीच बीच में कि क्यों था, किस लिए था, क्या के लिए था, एंड देन उसको आप मेंशन कर दीजिए, जो कि आप नितिन सांगवान का एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी में मिल जाएगा। ऐसे है। तो क्योंकि एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी हम इसको आपको बार-बार इसलिए बोल रहे हैं, ये क्योंकि अभी हम आप जो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम टारगेट में रख के बोल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्ली शुरू से आप री से नया एस्पिरेंट है, आप सोशियोलॉजी के लिए पढ़ना चाह रहा है बोलने से, बहुत सारा बुक है, जो हम फॉलो किया था। ग्रीन सॉरी ऑरेंज आरलम्बस फॉलो किया था, एंड देन कुछ ये नितिन सांगवान तो हम फॉलो किया था, एंड देन कुछ नोट्स था ऑनलाइन, एंड देन आपका इग्नू का मटेरियल पढ़ा था हम जो, एंड देन आपका ब्लू हारलम्बस में भी कुछ-कुछ मैकडोनल्डाइजेशन, एंड देन कुछ-कुछ टॉपिक्स था उसको पढ़ा था। बहुत बल्की है, पूरा नहीं पढ़ सका, एंड यूज़लेस मतलब यूज़फुल भी नहीं है इतना हम लोग के लिए, तो रिसर्च पर्पज़ के लिए ठीक है। एंड देन आपका ये कुछ-कुछ जैसे कि इंडियन सोसाइटी का बुक्स रहता है, जॉर्ज रिट्ज़र वगैरह का थिंकर्स के लिए पढ़ा था, एंड देन इंडियन सोसाइटी के लिए कुछ इंडियन हेरिटेज, आई एम नॉट सो श्योर, हम तो रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ को हम पढ़ा था ये सब चीज़ ना। बट वो अभी आप देखना नहीं है उसको, आप सिर्फ़ नितिन सांगवान का सोशियोलॉजी को एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी पढ़िए, उसमें प्रॉपर्ली मेंशन है, अब नहीं तो बेकार में कन्फ्यूज़ रह जाएगा, डायरेक्शनलेस हो जाएगा। तो ठीक है ना? सोशियोलॉजी के इसका थिंकर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, और थिंकर्स का कैसे अप्रोच लाना है हम आपको बताएगा। थिंकर्स का अप्रोच ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन के ऊपर बात करता है कौन? डर्कहाइम और वेबर, और बहुत सारा है इधर में, ये कार्ल मार्क्स भी बात करता है, बट एग्जांपल से आपको हम बता रहे हैं, रिलीजन के ऊपर बात कर रहा है डर्कहाइम और वेबर। तो रिलीजन को लेके डर्कहाइम का सोच ऐसा होता है कि रिलीजन जो एक सोसाइटी का पार्ट है, ऐसे सोचता है कि अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आएगा बोलने से रिलीजन जो उसका ऊपर जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी का एक पार्ट है और आदमी लोग जाना ही है रिलीजन का ऊपर, ऐसे सोचता है। बट दरकाइम का बोलना सॉरी वेबर का बोलने के हिसाब से ऐसे है कि वेबर सोचता है कि नहीं, रिलीजन जो आपको ऐसे कुछ पार्ट्स नहीं है सोसाइटी का, बट क्या है कि गॉड्स स्पिरिट्स एंड मिस्टीरियस चीज़ है, जिसको आदमी जो भरोसा करते हैं कोई है उसका बात सुन सकता है। तो ऐसे सोच के आदमी लोग जाता है, ऐसे सोचता है। और इसमें आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दरकाइम इज़ पॉजिटिविस्ट, वो सोचता है कि सब कुछ साइंटिफिकली होता है ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से, कि वो सोसाइटी सब कुछ है पॉजिटिविस्ट के लिए। नॉन पॉजिटिविस्ट ऐसा है कि सोसाइटी सब कुछ नहीं है उनके लिए, जो ह्यूमन का जो जो सोसाइटी में जो ह्यूमन है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जो बिहेवियर क्या है, वो सब चीज़ जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरकाइम जैसा नॉन पॉजिटिविस्ट सॉरी वेबर जैसा नॉन पॉजिटिविस्ट के लिए। तो ऐसा है, तो इसको सोच के आप पढ़िए। तो रिलीजन एज़ आई मेंशन कि दरकाइम सोचता है कि रिलीजन जो बहुत मतलब सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी को मिला के रहता है, बचपन से वेबर सोचता है कि नहीं, कुछ मिस्टीरियस गॉड्स वगैरह है, जिसको हम लोग प्रे करता है ताकि वो हम लोग को फुलफ़िल कर सके प्रॉब्लम को। और दरकैम का ये सोच है कि जैसे कि अम, हमेशा वो ऐसा बोलता है, दरकैम की सोच जो बहुत कंज़र्वेटिव है, कि कंज़र्वेटिव इन द सेंस कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, सोसाइटी का पार्ट है ऐसा। बट वेबर का भी सोच ऐसा रहता है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा अप्रोच जो मॉडर्न टच में रहता है कि नहीं, वो फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे कुछ बढ़ा सकते हैं रिलीजन जो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबर का जो एग्ज़ाम्पल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऐसा था कि जो प्रोटेस्टेंट बोल के एक यूरोपियन यूरोपियन कंट्री में एक रिलीजन है, उस लोग का क्या था कि इतना रिलीजन को प्रे कर लिया प्रोटेस्टेंट को कि वो जो प्रोटेस्टेंट जो कुछ ना कुछ रीजन से ऊपर-नीचे करके आप बाद में पढ़ लीजिए, तो कैपिटलिज़्म को वो दिया है, आगे बढ़ावा दिया है। तो वैसे ही जो बहुत सारा रिलीजन है जो क्या होता है कि उसमें ऐसा बोलता है कि बहुत सारा रिलीजन है कि वो लोग जो न्यू एज ऑफ थिंकिंग सोचने में मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि वो दरकम का वेबर का बोलने वाला ऐसे है कि रिलीजन जो क्या है कि मॉडर्न टच देता है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव सोच नहीं है। उसका जो वो लोग जो रिलीजन जो एक नया एज ऑफ थिंकिंग, आपको न्यू एज ऑफ थिंकिंग में आपको प्रोसीड करता है। बल्कि दरकाइम का सोच ऐसा था कि जैसे है वैसे चलने दो, सोसाइटी सॉरी रिलीजन सोसाइटी का पार्ट है, ऐसा था। तो वेबर का एग्जांपल जैसे हम बोला कि प्रोटेस्टेंट जो कैपिटलिज्म को दिया है, वैसे ही बुद्धिज़्म जो क्या हो गया कि बुद्धिज़्म रिलीजन लाया है, आदमी फॉलो किए। क्यों? क्योंकि एक समय जो ब्राह्मण कल्चर था बहुत इंडिया में, तो वो जो क्या था कि बहुत रिच को फ़ेवर करता था। तो बुद्धिज़्म जो क्या हो गया आया है कास्ट सिस्टम को ऑप्रेस करने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत द्रविडियन लोग बहुत फॉलो करता था बुद्धिज़्म को। वैसे टाइप का ही आई थिंक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वो भी एक द्रविडियन बुद्धिज़्म बोल के कुछ निकला भी था, वही इसको लॉजिक को लेके। सिमिलरली जुदाइज़्म बोल के है जो कि मिडल ईस्ट समथिंग में था, जो जिसको जुदाइज़्म रिलीजन को कौन फॉलो करता था? ऑप्रेस्ड पीजेंट्स लोग फॉलो फॉलो करता था, ताकि उसको एक कुछ मतलब शांति दे सके, कुछ नया सोच विचार लाने में मजबूर कर सके।
और इसी के चलते दरकहम का सोच क्या था, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या सोचता कि उसके एग्जाम्पल से हम बता रहे, तो एग्जाम्पल्स वगैरह को भी आप कोट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब थिंकर्स का, उसमें थिंकर्स का ये एक्सप्लेनेशन में। और हम तो आपको ये इससे बता रहे हैं कि ये आपका ये जैसे रिलीजन का हम दो एग्जांपल इसलिए बताया दरकहम और मार्क्स का, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी के चार्मनेस यही है और प्रॉब्लम तकलीफ भी यही है कि बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, आपको हमेशा याद करना पड़ता है, तो बहुत उसको सोच के नहीं भी लेता है। तो मान के चलिए आप रिलीजन का ऊपर पढ़ रहा है, तो रिलीजन का क्वेश्चन अगर दरकहम को पूछा बोलने से हमेशा आपका सोच में रख लीजिए कि हमको वेबर का भी याद करना है, ताकि उसका क्रिटिसिज्म्स एक होता है, कंक्लूजन में आप क्रिटिसिज्म डाल दीजिए। तो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बोला कि आपका दरकहम बहुत कंजर्वेटिव है, तो वेबर कंजर्वेटिव है, सोसाइटी का पार्ट है रिलीजन, ऐसे बोलते हैं, तो वेबर का एग्जांपल दे दीजिए नीचे में कि क्रिटिक्स में, कि वेबर बोलते हैं कि नहीं ये नॉन कंजर्वेटिव है रिलीजन, तो रिलीजन सिर्फ सोसाइटी का पार्ट नहीं है, बट ह्यूमन का बिहेवियर को भी फॉलो करना है रिलीजन को जानने के लिए। और रिलीजन सिर्फ आपको कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं देता है, न्यू एज ऑफ थिंकिंग भी देता है। तो ऐसे ऐसे करके आप हमेशा हर एक, जैसे बी इट कार्ल मार्क्स हो, तालकत पर्सन्स हो, इसके बाद ये मीद हो, किसी का भी हो, अगस्त कोम्ते का हो, आप किसी ना किसी का वो कर लीजिए, आप जो क्रिटिक्स रख ही लीजिए, क्योंकि किसी को जैसे कोई कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा है बोलने से उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई थिंकर्स को आप रख लीजिए, ताकि पॉइंट्स 2-3-4 तो पॉइंट्स बना लीजिए, ताकि आप उसको बार-बार यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर एक थिंकर्स के लिए अलग-अलग वो रखेगा, आप ये थिंकर्स रखें क्रिटिक्स के लिए, ऐसा नहीं है। सिंपल सा कार्ल मार्क्स को आप वेबर में यूज़ कीजिए, वेबर को आप जो दरकहम में यूज़ कीजिए, दरकहम को आप जो फिर से मीद में यूज़ कीजिए। ऐसे करके सिंपल से इन लोग का अंदर टॉपिक्स का अंदर आप खेलिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो ज़्यादा और आप टू द पॉइंट रहे ना। और टॉपिक्स के अलावा ज़्यादा मत पढ़ो। बहुत लोग अगस्त कोम्ते के बारे में भी 1-2 पूछ सकता है, वो तो सिंपल सा चीज़ है। बट ज़्यादा डीपली आप मत पढ़िए, क्योंकि टॉपिक्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है आपका ना, उसमें इसलिए। ओह! सॉरी तो डाइवर्ट हो गया था। और आपका जैसे दरकहम का सोच ऐसे है कि कंज़र्वेटिव सोच, तो एग्ज़ाम्पल ऐसे दे दीजिए कि दरकहम क्या सोचता है कि वो जो एक बार टोतेमिज़्म एक रिलीजन को रीड किया था, जो कि अरुणता ट्राइब था, वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स का। तो उसमें क्या था कि पहले ज़माना में तो यू ऑल नो कि हम लोग इवॉल्व हुआ नहीं था, तो हम लोग सब इतना मॉडर्न था नहीं। तो क्या था कि सब स्कैटर रहता था। तो टोतेमिज़्म रिलीजन भी इसलिए आया है कि पहले ज़माना में जब कोई शिकार करने जाता था, तो शिकार करने जाने से क्या होता है कि कभी-कभी वो लोग एक-दूसरा को क्रॉस कर देता है। तो क्रॉस करने से कुछ लिंकेजेस होता है, फ़ील हुआ है उन लोगों को कि अरे! मतलब अच्छा लगा है हम लोग को, इन लोग से देख के। तो वो लोग घर चला जाता है अपना। फिर से नेक्स्ट टाइम आता है, फिर से क्रॉस करता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो वो लोग क्या सोचता है कि वो जो एरिया में उन लोग एक-दूसरा को क्रॉस किया है, वो एरिया जो एक सुपरनैचुरल चीज़ है, मिस्टीरियस चीज़ है। तो ऐसे करने के बाद वो लोग जो क्या है कि जब भी उधर आता है, आने के बाद ऐसा फ़ील करता है, तो ऐसे करने उस जगह में वो लोग जब पत्थर वगैरह कुछ भी था, तो उसको पूजा करना शुरू हो गया कि शायद ये एरिया से हम लोग अच्छा फ़ील हुआ है। ये एरिया में आके हम लोग ऐसे हुआ है, तो दैट मीन्स ये इसको हम लोग प्रे करना है, तो पत्थर को प्रे करना शुरू हो गया। तो सिमिलरली आपका तो ऐसे करके क्या हो गया कि बट हिंसा उसको पता नहीं है कि मतलब कि वो एक-दूसरा को मिल के, अपना जैसा को देख के, समझ के अच्छा फ़ील हुआ है। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, उसको वो लोग भूल गया था, तो वो लोग अपना पूरा नेचुरल जो है उस चीज़ को पत्थर में डाल दिया था। ये सुपरनैचुरल चीज़ है, भगवान जैसा है, तो इसको प्रे करना है, तो सोसाइटी का पार्ट है, तो हम लोग इसको ही प्रे करेंगे। तो ऐसे करके बहुत हुआ है, शायद आप लोग रिलेट भी कर पा रहा होगा अभी के जैसे हम लोग स्टोन वगैरह को प्रे करते हैं, वो ये भी हो सकता है रीज़न। तो दरकाम भी टू सम एक्सटेंट गलत नहीं है। और उसका भी सोच यही है, और ऑब्वियसली दरकाइम और आपका मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स एंड अगस्ट कोम्ते, ये सब चीज़ लोग इन लोग का थिंकर्स का वजह से ही हम लोग सोसाइटी को अच्छे से पढ़ पाया है। तो जैसे कि अगर दरकाइम कुछ रिलीजन को कंजर्वेटिव है बता रहा है कि उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो इट्स ओके ना, तो जब भी उसका ही काउंटर में क्रिटिक्स में वेबर आया है, जो उसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ये ह्यूमन का जो बिहेवियर कंसाइंस होता है, उसका भी सोच यही है। तो ऐसा करके ओवर एंड ऑल हम हम जैसा जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है, वो चीज़ क्या होता है कि डबल आपको 2 कांसेप्ट मिल गया, जैसे कि पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट 2 कांसेप्ट मिल गया। तो ऐसे करके क्या है कि हम लोग आगे-आगे पढ़ के दुनिया मतलब जो भी स्टडी को ले जा सकते हैं। तो इसलिए वी रियली रिस्पेक्ट दिस ऑल दिस थिंकर्स इन सोशियोलॉजी। तो ऐसा करके हम लोग को मतलब और भी अच्छे से जानने का मौका मिला है। सिमिलरली आपका ये हो गया, अब ये जो हम बताए रिलीजन को बताया है, वो था आपका वेबर और ये दरकाइम का। सिमिलरली आपका ब्यूरोक्रेसी को ले लो।
ब्यूरोक्रेसी जो क्या है कि बहुत फेमस है आपका मैक्स वेबर का है, जो कि मैक्स वेबर को अगर आप माना जाए एज आई मेंशन नॉन पॉजिटिविस्ट है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि ही इज़ द पायनर ऑफ इंटरप्रिटेटिव इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। इंटरप्रिटेटिव बेसिकली क्या होता है कि सिमिलर तो नॉन पॉजिटिविस्ट ही है, बस वही कि उसका अप्रोच जो ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन कंसाइंस का ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, ऐसा है। तो मैक्स वेबर क्या बोलता है, जैसे जैसे हम लोग दुनिया आगे जाते रहेगा, हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ते जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी जो पूरा एंटायर सिस्टम को चलाएगा, बस धीरे धीरे सिस्टम को चलाते चलाते ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा खुद से कम होने शुरू हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी विल बिकम कॉग इन द व्हील। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि पहले ज़माना में क्या था, ऐसा कुछ ब्यूरोक्रेसी ये सब सिस्टम था नहीं। नॉर्मल सा वी जस्ट इवॉल्व्ड एंड देन थोड़ा-थोड़ा कुछ राजा महाराजा का, किंग्स क्वींस का ज़माना था, एंड देन ऐसे करके कुछ इंडस्ट्रियल वगैरह रेवोल्यूशन आया है, तो उसके ऊपर से इतना कनंड्रम हो रहा था, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए कुछ अपॉइंटमेंट किया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन। धीरे-धीरे ऐसा करके वो जो कि मॉडर्न अप्रोच जाते-जाते मॉडर्न कैपिटल में जाते-जाते जो अभी हम लोग का समय में है। सी आई एम एन एपीसीएस ऑफिसर, आई एम ए ब्यूरोक्रेट। सिमिलरली आप लोग भी कल को एपीसीएस क्लियर करेगा एंड यू विल बिकम ए ब्यूरोक्रेट। तो ऐसा करके क्या है कि जो वेबर का बोला वाला सही हो गया, मॉडर्न जैसे हम लोग कैपिटल जाते रहेगा कि वी विल गो टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी स्टेट। तो ब्यूरोक्रेसी आएगा, जैसे अभी गवर्नमेंट का कुछ भी काम होता है तो ब्यूरोक्रेसी जो चलाता है उसको, जैसे कुछ भी ऑर्डर वगैरह, इवन कमीशन का जो भी आपको नोटिफिकेशन कल को आएगा उसको भी ब्यूरोक्रेसी लोग चला रहा है। एंड देन एवरीथिंग कमीशन से लेके, और ये सब क्या है कि बहुत रेशनल होता है। रेशनल इन द सेंस कि क्या होता है कि वी कम थ्रू प्रॉपर प्रॉपर एग्जाम्स, वी का प्रॉपर एग्जाम से आता है, एंड देन प्रॉपर बुक्स वगैरह पढ़ के आता है, तो हमारा अप्रोच हमेशा रेशनल रहता है। रेशनल इन द सेंस कि मतलब टू द पॉइंट। हाँ, इधर-उधर प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जा सकता है, बट देन अगेन एक्चुअल में मैक्स वेबर का सोच जो ये है ताकि वो रेशनल रहेगा। एंड देन ब्यूरोक्रेसी धीरे-धीरे ये सब करते-करते कोगिंडा विल मतलब कि थोड़ा फँस जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी हो जाएगा उनका फंक्शनिंग का अंदर में भी, कि कोई ना कोई उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। तो टू सम एक्सटेंट आपको देख सकते हैं कि आजकल एग्ज़ीक्यूटिव 2 तरह का है, एक पॉलिटिक्स है एंड देन एडमिनिस्ट्रेशंस है। तो पॉलिटिकल जो अपॉइंटेड है वो लोग टेम्पररी होता है, एंड देन हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी जो एग्ज़ाम्स दे के आता है वो लोग परमानेंट होता है, एटलीस्ट टिल 60 इयर्स ऑफ आवर्स। तो क्या होता है कि अभी हम लोग कुछ भी फंक्शनिंग करते हैं, कुछ भी नोटिफ़िकेशंस वगैरह, कुछ भी लॉ वगैरह होता है, वो तो पॉलिटिकली बॉसेस का ऊपर ही होता है, अपॉइंटेड जो है। तो अगर उन लोग हम लोग को प्रॉपर्ली डायरेक्शन नहीं देगा, तो वी विल बिकम ए कॉग इन अ व्हील, तो इधर-उधर घूमते रहेगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो वही बता रहा था। तो इसका क्रिटिसाइज़ करता है कार्ल मार्क्स जो। कार्ल मार्क्स जो क्या क्रिटिसाइज़ करता है, कार्ल मार्क्स जो ऐसे क्रिटिसाइज़ करता है, ये सब झूठ है। हम लोग जैसे ही अपना ये इंडस्ट्रियलिज़्म जो भी है, कैपिटलिज़्म स्टेट को हटा देगा, हटाने के बाद फ्यूचर में हम लोग सोशलिज़्म स्टेट में चला जाएगा। सोशलिज़्म स्टेट में क्या है कि सब फ्री हो जाएगा। आपको जो करने का मन है आप करो, कोई रोक-टोक नहीं है, आपका ही मर्ज़ी वहाँ चलेगा, ऐसा बोलता है। जो कि टू सम एक्सटेंट बहुत यूटोपियन था, इसलिए इसको बहुत यूटोपियन बोलते हैं कार्ल मार्क्स को। यूटोपियन सोशियोलॉजिस्ट, थिंकर जैसे ऐसे बोलता है कि यूटोपियन बेसिकली मीन्स क्या है कि बहुत सोच, इमेजिनेशन में जीता है ये जो, कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा, बहुत साइंटिफिक अप्रोच में अपना जो सोचा है, जो पढ़ के देखा गया है, उसको सिर्फ़ वो जो ढालता था। बट मैक्स वेबर का सोच ऐसा था कि वो थोड़ा पॉजिटिविस्ट, सॉरी नॉन पॉजिटिविस्ट, थोड़ा-सा वो अप्रोच जो उसका थोड़ा-सा वो था, मतलब सोसाइटी को लेके थोड़ा, मतलब सिचुएशन कैसे जा सकता है, और ह्यूमन का कंसेंस बिहेवियर को लेके था। तो उसका अगेंस्ट में ब्यूरोक्रेसी का जो मैक्स वेबर के अगेंस्ट में कि ब्यूरोक्रेसी स्टेट में जाएगा, बाद में मॉडर्न कैपिटल में होगा, एंड देन धीरे-धीरे ब्यूरोक्रेसी पूरा रन करेगा कैपिटल को, ऐसे-ऐसे बोलता था। तो उसके अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स जो भी बोलता था कि सोशलिज़्म स्टेट जाएगा, सब फ्री होगा, किसी को टेंशन नहीं। तो अभी आप देख सक रहे हैं आजकल का दुनिया में सोशलिज़्म स्टेट है ही नहीं। तो सोशलिज़्म से कम्युनिज़्म बोल रहा था बेसिकली ये कार्ल मार्क्स जो, शायद मेरा थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, उसको आप काइंडली एक बार देख लीजिए। तो कम्युनिज़्म स्टेट में जाएगा ऐसा बोलता है। तो वो तो रशिया में फ़ॉलो अप करने की कोशिश किया था, बट टू सम एक्सटेंट कभी हुआ नहीं है इतना अच्छा से। अभी भी क्या होता है, मिक्स कम्युनिज़्म समथिंग उनका है, सोशलिज़्म प्लस कम्युनिज़्म कुछ है। जैसे प्रॉपर जो मैक्स वेबर का, सॉरी कार्ल मार्क्स का सोचा हुआ, वैसे नहीं कि आप हर कोई फ्री हो जाएगा। पहले कोशिश किया था, पूरा ऊपर-नीचे हो गया। तो ऐसा कुछ प्रॉपर सोच तो नहीं, मतलब प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसका मॉडर्न आजकल की दुनिया में। तो सिमिलरली ऐसा करके आपको अप्रोच को रखना है। अगर कोई भी थिंकर्स कुछ भी अगर उसके बारे में बोलेगा,
एक्सप्लेनेशन आप करेगा, तो हमेशा कोई ना कोई काउंटर करने के लिए एक थिंकर्स को अब रखना है। जैसे रिलीजन में दरकहम का कुछ बोला है तो वेबर जो उसका क्रिटिक्स में आया है उसके अगेंस्ट में। सिमिलरली आपका ये अगर ये वेबर जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया है तो कार्ल मार्क्स जो उसका क्रिटिसाइज किया है कि सोशलिज्म कम्युनिज्म जाएगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं जाएगा, ऐसा बोल के। तो वो सब चीज़ आप याद कर लीजिए, 2-3 तो रखिए ताकि उसका बाद में ऐसे यूज़ करने के लिए तो आपका आंसर अच्छा रहता है इसका ना, ये है। और सिमिलरली आपका जो बाकी पेपर है ये टॉपिक्स इधर पूरा दिया हुआ है और नितिन संगवान का आप जो बुक में आराम से मिल जाएगा आपको। बट इधर में एक ऐसा चीज़ है कि पॉलिटिकल सोसाइटी सब कुछ सिमिलर है। आप टॉपिक देखने से मालूम हो जाएगा। अगर हम वीडियो को बनाएगा बोलने से भी बहुत लंबा हो जाएगा इसको ना। तो आप हर किसी का आप टॉपिक्स को वो नोट डाउन कर लीजिए, छोटा-छोटा टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए और उसको जैसे बुक्स में इजीली आपको दिया होगा कि उसका अंदर कुछ अप्रोच, फंक्शनैलिटीज़ कुछ होगा तो उसको धीरे-धीरे ऐड करते जाइए। और इफ टाइम परमिट्स आप क्वेश्चन पेपर्स भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ना, तो उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन कौन-कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन-कौन सा नहीं आता है। आई थिंक इट विल हार्डली टेक यू अराउंड 1 और 2 डेज़ अगर आप अच्छे से प्रॉपर्ली 2000 देखा जाएगा तो 15, 16 या फिर 17 से आप देख लीजिए 2024 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा-कैसा नहीं आता है ना। कैसे टाइप का पढ़ना है। तो आप कुछ-कुछ चीज़ को स्किप भी कर सकता है और मैक्सिमम चीज़ तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में तो सिंपल ही है। पेपर 1 और पेपर 2 में सिंपल है पूरा। जैसे बट ऑलवेज़ कीप इन योर माइंड कि पेपर 1 को हमेशा आप जो ओवरऑल मतलब ये क्या बोलेगा उसको, बाहर का थिंकर्स, यूरोपियन थिंकर्स का पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखा जाएगा। कुछ भी अगर फैमिली, हाउसहोल्ड, मैरेज बोलता है बोलने से भी उसका पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा ऐसा टाइप का। बट एज़ यू नो पेपर 2 में भी मैरेज, किनशिप वगैरह है ही है, तो सबका एक्सप्लेनेशन एक ही रहेगा। फैमिली मीन्स एक ही एक्सप्लेनेशन, बी इट पेपर 1, बी इट पेपर 2। किनशिप मीन्स एक ही एक्सप्लेनेशन, बी इट पेपर 1, बी इट पेपर 2। बट गिवन दैट कि आपको प्रॉपर अच्छा-अच्छा वर्डिंग्स यूज़ कर लीजिए। जैसे व्हाट इज़ किनशिप बोलने से कुछ दिस किनशिप इज़ रिलेटेड टू कंsanguinity समथिंग कुछ-कुछ रहता है। वो सब चीज़ अच्छे से अभी मतलब नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा भी लेमैन आंसर लिखने से भी अच्छा नहीं लगता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रहा है बोलने से ऑप्शनल में लिख रहा है बोलने से आप ऐसा सोसाइटी पेपर 1 के लिए जो सोसाइटी के लिए पढ़ता है वैसे मत लिखिए, एक ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से लिखिए, हाँ। तो आपको और अच्छा मिलेगा और आपको बाकी जो मोबिलिटी वगैरह है वो आपको बुक्स में मिल जाएगा नितिन सांगवान का। छोटा-छोटा नोट्स बना लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ेगा सोसाइटी का कुछ भी, तो आपको प्लस माइनस इधर एडिशन करते रहिए अपना नोट्स में, पेन, पेंसिल से किसी से भी ना, स्टिकी नोट में भी करते रहिए। तो अभी हम लोग आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 क्या है? इसका भी अप्रोच सेम है। सबसे पहले बात थिंकर्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात थिंकर्स है, थिंकर्स में भी आपका ज़्यादा कुछ थिंकर्स नहीं है। इंडोलॉजी, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास, फंक्शनलिज्म, एआर देसाई एंड देन कुछ-कुछ आपका इंदिरा बेते वगैरह है, तो वो आप बाद में बुक्स में मिल जाएगा उसको। तो इसका भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इंडोलॉजी, जीएस गुरे का सोच क्या था? इंडोलॉजी में जीएस गुरे का सोच यही था कि सोसाइटी इज़ एवरीथिंग, सब कुछ ब्राह्मणिज़्म का हिसाब से चलना है, सब कुछ जो इंडियन बुद्धिज़्म जो भी सोच विचार जो जितना है पूरा मतलब हिंदुइज़्म का हिसाब से होना है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि सोसाइटी में आगे कैसे बढ़ते हैं मॉडर्न टच में। हिंदू इज़ द अल्टीमेट ये रिलीजन। आपको हम हल्का से बता रहे हैं। जीएस गुरे का सोच जो अप्रोच जो ऐसा था बहुत पॉजिटिविस्ट था, गिवन दैट कि ट्रेडिशन को बहुत लेके। बट श्रीनिवास का सोच ऐसा था कि और श्रीनिवास का ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसका सोच ऐसा था कि नहीं, हिंदुइज़्म सिर्फ बोल के नहीं है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि संस्कृताइज़ेशन एक अप्रोच हो गया, जहाँ में क्या होता है कि जो गरीब लोग होता है, वो लोग भी क्या रीच रीच का एक्टिविटी को इमिटेट करते हैं, इमिटेट करने का रिच होने का मतलब वो करता है, मतलब ताकि जितना रिच का इमिटेट करेगा, तो हम लोग भी रिच ऐसा फ़ील होगा बोलता है। फिर से उसको काउंटर करता है इन इन जीएस गुरे जो। जीएस गुरे ऐसे बोलते हैं कि आप जितना भी इमिटेट कर लो, बट अगर आप जैसे क्या होता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आप अगर शूद्र है बट एग्ज़ाम्पल से दे रहा है, अगर आप शूद्र है था उस समय में, ब्राह्मण का आप जो एक्टिंग कर रहा है पूरा ब्राह्मण कपड़ा पहन के ये वो, शायद आप बाहर से ब्राह्मण लग सकता है, बट आप अंदर से हमेशा शूद्र हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो उसका सोच ऐसा था। तो ब्राह्मण आपको बाय ब्लड होना है, बट अंदर से इंटरनली होना है, ऐसा-ऐसा सोच था। तो ये सब चीज़ एक-दूसरा को काउंटर करते हैं हमें। फिर से उसके बाद आता है एआर देसाई, जो कि एआर देसाई हमें आप टॉपिक में देख सकता है, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी का मार्क्सिस्ट बोलने से समझ जाइए कि कार्ल मार्क्स का सोच, हमेशा उसके अप्रोच क्या रहता है कि ये पॉजिटिविस्ट वाला। आप सब सोशलिज्म, कम्युनिज़्म स्टेट में जाएगा, एवरीवन विल बी फ्री कि आप कुछ भी करो, कोई रोक-टोक नहीं है, आपका मर्ज़ी है और हम लोग ह्यूमन का बिहेवियर पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेगा, सोसाइटी को ही लेके चलेगा, ऐसा सोचता है एआर देसाई का। तो इंडियन सोसाइटी को लेके
कैसा कैसे अप्रोच था, ये तीनों थिंकर्स लोग बताता है आपको अच्छा से। इसका टॉपिक्स को भी अच्छे से नितिन सांगवान का बुक में आराम से आप पढ़ लीजिए, इजीली है। और देन आपका ये इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ये सब चीज़ आपका यहाँ में प्रोटेस्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये सब है। तो कुछ कुछ इंडियन थिंकर्स का भी आपको टॉपिक्स मिल जाएगा नितिन सांगवान का बुक में, तो उसका एडिशन कर सकता है। एंड देन आपका जैसे हो गया रूरल एग्रियन सोशल स्ट्रक्चर, एंड देन ट्राइबल कम्युनिस्ट, एंड देन आपका सिस्टम ऑफ किनशिप। तो पेपर वन का बाद ये पेपर वन का जैसे ये भी बहुत सिंपल है, सब सिमिलर है। आपको सबका टॉपिक्स बनाना है। और जैसे फार्मर्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डायनामिज्म हो गया, कुछ चैलेंजेस हो गया, एंड देन रिलीजन सोसाइटी हो गया। हमेशा एडिशन कीजिए उसको ये विद करंट अफेयर्स, तो ऐसा करके इजीली आपका बन जाएगा। आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको टू द पॉइंट रखिए ये जितना आपका ये नोट्स टॉपिक्स वगैरह है, क्योंकि आप ज़्यादा डायनामिज्म रखिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मेरा भी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। और आई ऑलवेज थिंक कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपका नॉलेज को आप जितना शेयर करो अच्छा है, और मेरा नॉलेज मेरे साथ है, तो इट्स बेटर कि हम आपके साथ शेयर किया बोलने से मेरे लिए भी रिफ्रेश हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और कल को आप अगर क्लियर करता है बोलने से, प्लीज़ शेयर इट विथ समवन हु इज़ डिज़र्विंग और हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम ना, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा शेयरिंग करने में। सिमिलरली बहुत सारा एस्पिरेंट होगा जिसको अभी तक आइडिया नहीं है, तो उसको भी आप वर्बली भी बता सकते हैं। तो ये था मेरा सोशियोलॉजिकल का जो अप्रोच था। तो इसको आप ऐसे रखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, 500 मार्क्स है, ईज़ी भी नहीं है, और आपको मार्क्स भी चाहिए। तो क्या है कि थोड़ा समय निकाल के देख लीजिए, तो इट विल ओनली बेनिफिट यू। आई एम एन एफिशिएंस ऑफिसर, मेरा तो क्लियर हो गया, और आई एम होपफुल कि आप लोग भी ये वीडियो देख के एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट कुछ हेल्प मिल जाओ आपको ना, ताकि आप वहाँ जाके कन्फ्यूज़न मत हो जाओ। ओके, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम आपको बता चुका है, और कुछ चीज़ आपको हम बता देते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे पेपर 2 में है पॉवर्टी, एजुकेशन, एंड देन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है। वो सब का हमेशा क्या कीजिए कि हम लास्ट वीडियो में भी बता चुका है, पॉवर्टी वगैरह के लिए डेफिनेशन, एजुकेशन के लिए डेफिनेशन अच्छा से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड कमिटी है, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ कमिटी का रिपोर्ट्स है, उसको आप रख लीजिए। जैसे तेंदुलकर कमिटी हो गया, यूनेस्को का रिपोर्ट हो गया, WHO का हो गया। और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी होता है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या-क्या रिफॉर्म्स आया था, क्या-क्या हो सकता है। एंड देन ऐसा करके कौन-सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, कौन-सा आर्टिकल से हम लोग का जो अमेंडमेंट से ये एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया था, वो सब चीज़ आप एंटीसिपेट करके रख लीजिए, आर्टिकल बना लीजिए, कुछ भी होगा एजुकेशन का साथ। एंड डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन में क्यों होता है, किस लिए होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, क्यों हुआ था। एंड देन कोरोना समय में इतना देखा गया तो क्या रीज़न था ऐसा ला। और जैसे कि हमें है कि पॉपुलेशन डायनामिज्म में आपका माइग्रेशन का भी है ऑप्शन कुछ, तो माइग्रेशन भी क्यों करता है, किस लिए करता है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन किस लिए जाता है। जैसे अभी कैपिटल आईसीआर एरिया देख रहे हैं पापुमपारे का, पापुमपारे ऐसा ऊपर एरिया में इतना पॉपुलेटेड नहीं है, बट ज़्यादातर आईसीआर रीजन में है। क्यों? क्योंकि डेवलप एरिया है, सबके लिए है। और इसमें जैसे एजुकेशन अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, रास्ता वगैरह अच्छा है, एंड देन बिजनेस अच्छा से थ्राइव होता है यहाँ में, एंड देन सब कुछ यहाँ में मिलता है इजीली। तो क्या करेगा जो बस्ती में है, तो वो लोग हर कोई यहाँ में आना चाहेगा ना, इंजॉय के लिए नहीं, इंजॉय पर्पज़ के लिए नहीं। बहुत लोग क्या होता है कमाने के लिए, ताकि उन अच्छा उसको कुछ कुछ जॉब मिले, अपना फैमिली को अच्छा से कुछ फैसिलिटी मिले, वो सब सोच के आता है। एजुकेशन मिले बच्चा लोग को, कुछ हेल्थ का कुछ इश्यू होता है तो इजीली एक्सेसिबल होता है, तो ये सब चीज़ के लिए आता है। तो वो सब चीज़ को भी इजीली लिख लेना है, और अरुणाचल का कंटेक्स्ट में हमेशा सोच लेना है कि क्यों होता है। तो अरुणाचल कंटेक्स्ट में एज यू ऑल नो सिमिलर केसेस ही है हम लोग का भी, क्या है नहीं है ना। तो बहुत केसेस में हम लोग का तो आजकल ये जो वेजिटेबल ये सब को लेके भी बहुत माइग्रेशन होता है। बहुत लोग जो बस्ती से आते हैं, जैसे मिथुन वगैरह बेचने के लिए आता है, सब्जी वगैरह बेचने के लिए आता है, एंड देन दे गो बैक, क्योंकि इधर रहने का नहीं है, बट स्टिल सामान तो बेचना है। तो धीरे-धीरे यहाँ पे बेचने का तो दुकान ले लेता है, एंड देन वो लोग माइग्रेशन होके यहाँ आके बेच जाता है, भले ही उसका बच्चे लोग कहीं और में हो। तो सिमिलर केसेस आप हमेशा लिंकेज कीजिए। और अरुणाचल का अगर आप लिंकेज कर ही रहा है, अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट का सिमिलरिटीज़ अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है सिमिलरिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक्स है पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की कुछ टॉपिक्स है। तो उसको हमेशा आप सोचिए कि पैट्रियार्की अरुणाचल में बहुत सारा इन्वॉल्व है बड़ा-सा, और नॉर्थ ईस्ट में भी तो है। और तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऊपर से कंपैरिज़न अगर आता है बोलने से, जैसे अरुणाचल एंड मेघालय आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेघालय में मैट्रियार्कल सोसाइटी है।
तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि अरुणाचल में पेट्रियार्कल है और मेघालय में मैट्रियार्कल है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस इन क्या चीज़ है जो हम लोग उसका मैट्रियार्कल सोसाइटी से सीख सकते हैं? तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बी रेडी, बी बिफोरहैंड मेक सम नोट्स, क्या है नहीं है। तो ऐसा करके आप कुछ भी इश्यू होता है कि मतलब कुछ भी ट्रेडिशन हो गया, कुछ भी आपका लिंकेजेस किनशिप सिस्टम हो गया। अरुणाचल में तो किनशिप सिस्टम और अच्छा से आपको पता होगा क्या है, कैसा है, नहीं है। तो वो सब चीज़ आप देख लीजिए, रूरल एग्रेरियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, ये सब चीज़ अच्छे से देख लीजिए और हमेशा गिव प्रॉपर एग्जाम्पल दीजिए। प्रॉपर एग्जाम्पल दे दो एंड देन प्रॉपर आपका कहानी कुछ स्टोरीज वगैरह दे दो, ताकि क्या होता है कि आपका जो आपका पेपर है वो और अच्छे से उभर के आए ना, क्या है। और पेपर वन में जो आधा पार्ट है थिंकर्स और बाकी को लेके, तो आप करंट अफेयर से हमेशा एडिट कर ही सकते हैं उसका जितना भी है। और ये था मेरा ही ज़्यादातर, तो और कुछ नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और मेरा अप्रोच सजेशन यही रहेगा आपसे, तो आप लोग जितना हो सकेगा ऐसा करके अप्रोच करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। तो पढ़ने का बाद क्या होता है कि फिर से सिर्फ पढ़ना है एंड देन फिर नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन भी है कि आंसर राइटिंग ऑप्शनल का कैसा करेगा, समय नहीं है, नोट्स बनाऊँ क्या, सॉरी आंसर अभी हम कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेगा क्या, ऐसा बोल रहा है बहुत लोग। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ आइडिया नहीं है, अगर आप मेहनत भी इतना नहीं कर सक रहा है बोलने से, अगर मेंटरशिप प्रोग्राम से आपको हेल्प मिल सकता है, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेंटरशिप इशू प्रोग्राम लोग का इशू यही रहता है कि आपको उनका टाइम का हिसाब से आपको पढ़ाता है, आपको खुद का टाइम देने नहीं सकता है। तो आप सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, आपके साथ जीएस है, ऐसे है, बहुत सारा है। तो क्या होता है कि उसका हिसाब से बोलने से कॉस्ट एंड बेनिफिट इतना नहीं होता है। तो अगर हम जो बुक्स बताया, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी बताया, उन्हें सिंपल सा दिया है, भले ही आपको ये पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आप कुछ तो नोट्स लिख सकेगा उससे। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा आपसे ना। और आपका जो बहुत का क्वेरीज ये भी था कि आंसर राइटिंग कौन सा क्वालिटी, कैसा क्वालिटी से करना है, और कुछ मालूम नहीं है, मैं आंसर राइटिंग हर दिन करूँ क्या। तो आप टॉपिक जैसे थिंकर्स का बारे में मालूम नहीं होगा, तब आंसर राइटिंग करके फ़ायदा भी नहीं है। तो आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स जितना भी टॉपिक से अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो हम नितिन सागवान का बुक्स बताए उसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आपको तकलीफ होगा, समझ सकते हैं। सेकंड रीडिंग कर लीजिए, 15 और 20 डेज़ के अंदर में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली, एक अच्छा से अपना खुद का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद वो नोट्स का बाद आप बुक्स को छोड़ दीजिए पढ़ने, वो नोट्स में आप फिर से और एक बार पढ़िए। नोट्स को आप कम करने की कोशिश करो, आपको लगे कि बार-बार पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप बार-बार पढ़ने से क्या होता है, आपका ही रिवीजन होगा इनडायरेक्टली, आपको ही नॉलेज मिलेगा। और आप जितना पढ़ेंगे आपको नए-नए एडिशन होते रहेगा, आपको सोच आपका शायद पतला होते जाएगा। आपको और नॉलेज मिलने के बाद आप क्या होता है कि जो आपका नोट्स होता है उसको शॉर्टनिंग करते रहेगा आप जो। शॉर्टनिंग करते रहेंगे, लास्ट में एक छोटा-सा नोट्स आता है, उसको आप रखिए, उसको आप पढ़ते रहिए। उसको कुछ वैल्यू एडिशन करना है करंट अफेयर्स से, आप प्लस माइनस करके पेंसिल से या पेन से आप करते रहिए, जो हम मेरा नोट्स में किया था। तो ऐसे करना, उसको अप्रोच रखते रहिए। तो लास्ट में क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन का एग्ज़ाम का सामने में आते समय आप इतना बल्कि नोट्स बुक्स पढ़ेगा तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। छोटा-सा नोट्स चाहिए होता है, जो कि मेरा नोट्स क्या था कि इतना इतना शुरू में बल्कि था, देन इतना छोटा-सा नोट्स हो गया था और लास्ट में हम रिवीजन करने के लिए सिर्फ़ 2 पेपर में हम नोट्स बनाया था अपना। नोट्स बनाया था मतलब कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ़ एरो करके थिंकर्स ये है, इससे रिलेटेड थे। ऐसे करके हम जो उसको लास्ट में ले गया था। तो ये सब चीज़ धीरे-धीरे आपको पढ़ने स का बाद ही आएगा, ऐसा डायरेक्ट इमीडिएटली कुछ आता नहीं है। और रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन को आप अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ होने का नहीं है। आप अगर अच्छे से रिवीजन करेगा तो आपका बेनिफिट आपके लिए ही होगा। टाइम टेकिंग है, समय लगेगा, बट इट इज़ फॉर यू। आपको लगता है कि 24 आवर्स भी कम पड़ रहा है बोलने से, जो हम बताए, जो ट्रिक्स बताए कि आपका 24 आवर्स से माइनस कर दीजिए 7 घंटा सोना, 7 घंटा सोना। इट्स अप टू यू, आप 5 घंटा भी सो सकते हैं, जो कि हम लोग करता था। हम कभी-कभी 4 घंटा सोता था, 5 घंटा सोता था, कभी-कभी 6, कभी नींद भी नहीं आता था कभी, तो ऐसा था। बट ऐसा नहीं है कि हमको सोने का मन नहीं, मन था, बट एट दैट वेरी मोमेंट 2-3 मंथ्स में व्हाट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था कि हम अभी जो हम इतना समय से मेहनत करके आए हैं, 1 साल से मेहनत करके आए, उसका हम बेकार में जाने देने का मन नहीं है। तो इसलिए आई थॉट कि नाउ और नेवर, इस बार तो करना है, इस बार तो जंग में आया हुआ है, दिस इज़ अ वार, हमको क्लियर करना ही है। तो आफ्टर मेंस आई विल स्लीप एज़ मच एज़ पॉसिबल ना। हम जितना दिन भी सो जाओ, जितना समय तक सो जाओ, इट्स अप टू मी, और जितना हम एन्जॉय करना है हम कर लेगा। बट अभी के समय में हमको पढ़ना है हल्के। सुबह सोता 1 बजे सोता था रात का, सुबह उठ जाता था 5-6 बजे।
तो ऐसे करके वापस पढ़ता था, कभी सोचता नहीं था कि यार हमको और सोना है, इमीडिएटली आ जाता था। एज़ मेंशन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और हमेशा मेंशन करता है कि सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है कि जो आपको सोने नहीं देता। तो दैट वाज़ माय ड्रीम वाज़ टू बिकम एन एपीसीएस ऑफिसर, एंड आई एम लिविंग माय ड्रीम नाउ, एंड यू कैन। तो आप भी मेहनत कीजिए। आई होप यू ऑल अ वेरी, वेरी, वेरी वार्म सक्सेस, एंड प्रिपेयर हार्ड एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऑलवेज़ बी मोटिवेटेड। कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्शन फ़ील होता है बोलने से, टेक सम मोमेंट, आप आराम से रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद थोड़ा 5-6 मिनट रेस्ट करके वापस पढ़िए, रीड इट, रीस्टार्ट, दिस इज़ द जर्नी ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, आप अगर एक एस्पिरेंट है, अगर सिविल सर्वेंट बनना है बोले, सबका यही जर्नी रहता है। नो वन, कोई भी नहीं है कि जब मज़ा मस्ती करके पास हुआ है, सब मेहनत करके ही हुआ है। तो आप काइंडली उसको देख लीजिए और बी मोटिवेटेड, क्योंकि ये जर्नी भी ऐसा है कि अभी मेहनत लग रहा है, बट आफ्टर यू क्लियर इट बिकम्स ए मेमोरी जो आप हमेशा चेरिश करता है। हम कभी भी दुःख होता है तो आई ऑलवेज़ रिमेंबर कि मेरा जर्नी कैसा था। तो सिमिलरली आई वांट यू टू कीप वर्किंग हार्ड एंड बिकम एन एपीसीएस ऑफिसर। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अपना दोस्त के साथ जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, उसके साथ शेयर कर दो, ताकि एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो कि सबको हेल्प मिलना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सब एक दूसरा को हेल्प करना है जैसे हम आपको हेल्प कर रहा है। तो थैंक यू सो मच।